पार्ट इफ ऑल द एटम्स ऑफ वन ऑफ द बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। ये देखो, बस ये कि मैंने एबीसी नाम लिया हुआ है, उन्होंने पी क्यू आर नाम लिया। क्वेश्चन तो सेम है, मैंने कराया बॉडी डायगोनल प्लेन वाला। बॉडी डायगोनल में बस आपने ये देखना है क्या क्या गया, जिसका भी डाउट था बेटा। नाइन्थ का सेकंड पार्ट, नाइन्थ का सेकंड पार्ट मेरा होमवर्क था, ये लो नाइन्थ का सेकंड पार्ट, ये मैंने होमवर्क दिया था। इस होमवर्क का पहली बात आंसर चेक कर लो। इसका आंसर है A5B8C5। एक तो जिनका ही आंसर आ गया वो खुश हो जाए, छोड़ दें इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, जिनका ही आंसर नहीं आया, देखो जी बॉडी डायगोनल प्लेन से जब आप एटम्स हटा रहे हो, 4 कॉर्नर गए, बॉडी डायगोनल प्लेन से हटा रहे हो, 2 फेस सेंटर्स गए और 2 एज सेंटर्स गए और एक बॉडी सेंटर। पता है इसको कैसे इमेजिन करो कि आप अपने कमरे में, अगर आपसे क्यूब में इमेजिन नहीं होता, तो आप अपने कमरे में ना एक आपने पर्दा लगाना है ऐसे डायगोनली, डायगोनली पर्दे, जैसे हॉस्पिटल में देखो तो 2 पेशेंट्स जब जगह नहीं होती, आजकल कितना बुरा हाल है, तो 2 पेशेंट्स को सेपरेट करने के लिए ग्रीन कलर के वो कर्टन्स लगाते हैं। आप ऐसे सोचो कि आपके कमरे में एक डायगोनल पर्दा लग गया, पर्दा जो उस पर्दे के पर्दे पे आ रहा है ना, जो उस पर्दे पे आ रहा है वो कटेगा। तो पर्दे में ऊपर वाला फेस सेंटर, नीचे वाला फेस सेंटर, एडजेसेंट कॉर्नर्स, अगर आप देख पा रहे हो एडजेसेंट एज सेंटर्स, चारों कॉर्नर गए, ठीक है, और बॉडी सेंटर गया और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये जो बीच में पर्दा काटोगे इसमें 2 बॉडी डायगोनल्स चले जाएंगे। ठीक है जी, तो 2 एज सेंटर गए, देखो मैंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने ये फाइनली कैलकुलेशंस कर दी। पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से चेक कर लो, पहले तो इसको क्लियर कर लो, क्योंकि एक ही बात है ना, आप ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो या 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ट्राई कर रहे हो, बोथ आर सेम। काइंडली चेक इसमें कोई डाउट हो, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, बस पी क्या वो आ रहा है। और जो तीसरा है वो भी वही है, रेक्टेंगुलर प्लेन, वो भी मैंने परसों कराया था आपको, दोबारा दिखा देती हूँ। टेट्रा वॉइड बताना एक मिनट। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड ना 2 बॉडी, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं, तो इस प्लेन देखो ना, आपने ये पूरा प्लेन काटा है, ये पूरा प्लेन कट हुआ है, तो यहाँ ये इधर से भी एक बॉडी डायगोनल गया है, इधर से भी एक बॉडी डायगोनल गया है, तो उसके अंदर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स चले गए, हर बॉडी डायगोनल पे 2 थे इसके अंदर। तो आप पहले इमेजिन करो, पहले सबसे पहले इमेजिनेशन जरूरी है। तो आज मैंने बच्चों को नया एग्जांपल दिया कि इमेजिन करो कि आपके कमरे में डायगोनली एक पर्दा, डायगोनली समझो पेस्ट्री शेप में कट रहा है जिससे आपका कमरा, अब आप सोचो उस पर्दे पे क्या क्या चिपक गया और क्या क्या चला गया। देखो जी 9th क्वेश्चन जिनका डाउट था बोलो। मैम फेस सेंटर्स 2 कैसे हुए, 4 नहीं होना चाहिए? नहीं, फेस सेंटर 2 है क्योंकि बीच में से पर्दा कटा है ना, तो ऊपर वाला फेस सेंटर और नीचे वाला 4 दीवारें तो साइड में ही रहेगी, पर्दा बीच में लगा है कमरे के, बिल्कुल दीवारों को तो टच ही नहीं कर रहा। फेस डायगोनल से, ऊपर वाले फेस डायगोनल से पर्दा शुरू करना है, नीचे वाले फेस डायगोनल तक जाना है, तो 4 दीवारें तो साइड में रहेगी, वो तो टच ही नहीं हुई। हाँ जी बच्चे, अगर ये डाउट क्लियर हो गया है तो ठीक है, नेक्स्ट बता दो, अगर इसमें अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। आरपीएस 4 में बोलो जी। मैम 5th क्वेश्चन। हाँ 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स सबने पूछना ही था। और पता 5th क्वेश्चन में क्या था, एक्चुअली बच्चे एक ही छोटी सी गलती करे, फेस डायगोनल कितने होते हैं पहले तो ये 12 फेस डायगोनल्स होते हैं बिल्कुल, और हर फेस डायगोनल पे 2 एटम्स पड़े हैं, तो कितने एटम्स पड़े हैं 24। पर बच्चा गड़बड़ क्या कर रहा है, फेस डायगोनल का कंट्रीब्यूशन भूल रहा है। वट एवर इज ऑन फेस उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, हाफ। वट एवर इज ऑन फेस उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा हाफ। ठीक है जी, तो P1 है, Q12 है, R8 है, S4 है, मतलब आप देख लो P Q R S में से जो भी आपको नहीं क्लियर हुआ, मेनली तो बच्चे ना इसमें Q में ही अड़ जाते हैं, फिर भी आप देख लो मैंने कैसे लिखे हैं, जो आपको क्लियर नहीं हुआ मैं क्लियर कर देती हूँ। मैम बोलो जी। मैम जो 11th क्वेश्चन में जो ए और बी के ऊपर +2 और +3 दिया हुआ है चार्ज, हम्म मैम फॉर्मूला निकालने के लिए इसका कुछ यूज होता है? नहीं, फॉर्मूला निकालने के लिए तो मनन जी इसका कोई यूज नहीं होता। दिस क्वेश्चन इज सेम विच वी हैव डन ऑलरेडी इन कॉपी। बट एक बात जरूर होती है कि जब बाद में आप फॉर्मूला बना लोगे तो उस फॉर्मूला में टोटल चार्ज ऑन, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज मस्ट बी बैलेंस बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसका फॉर्मूला आपने बनाया Ab2O4, ऑक्सीजन पे 4 नेगेटिव चार्ज है, यानी टोटल 8 नेगेटिव चार्ज है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन 4 है, एक पे 2 नेगेटिव है, तो टोटल 8 नेगेटिव है। तो ये A2 पॉजिटिव और B3 पॉजिटिव का टोटल चार्ज 8 पॉजिटिव बनना चाहिए। अब देखो ये भी बन रहा है ना, AB2 2 पॉजिटिव, बी वाले 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव +2 8 पॉजिटिव। तो फाइनली हम आप अगर आयनिक कंपाउंड है तो जो फाइनल फॉर्मूला बन रहा है उससे कंफर्म हो जाता है भी हमने गलत तो नहीं बना लिया। ठीक फॉर्मूले की पहचान है कि उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। आरपीएस 4 में कुछ और 4 तो बता दो।
कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड मेड अप ऑफ ए एंड बी, A having FCC arrangement and B on each body diagonal. ओके जी बेटा जी, अब ना A having FCC arrangement तो बता सकते हो A कितने हुए? 4. बिल्कुल ठीक है जी, A हुए 4 और B कितने हुए? 2 on each body diagonal है 8. 8. डोंट फॉरगेट एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल है, एक क्यूब में 12 फेस डायगोनल है, ठीक है जी। तो ये बना AB2, मतलब A4B8 विच इज AB2। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 करने को नहीं दिया था, वो जब भी मुझे मौका मिलेगा। वो ना एक्चुअली रिवर्स क्वेश्चन है, अगर आप शक्ल देख रहे हो उसकी। रिवर्स क्वेश्चन ऐसे है कि मतलब आपको फॉर्मूला दिया, फ्रैक्शन ढूंढनी है, इसको करने का तरीका अलग होता है। तो मैं चाह रही थी पहले बच्चे फॉर्मूलाज पे प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, फिर जैसे कल मैंने सिर्फ RPS 5 के डाउट्स लिए तो मुझे याद करा देना, मैं RPS 5 के साथ ये भी डिस्कस कर लूंगी। लास्ट में आज 1-2 मिनट बचे, वैसे तो आज बचेंगे नहीं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत वास्ट है, तो कर लूंगी। अभी मैं RPS बंद कर दूं। मैम RPS 1 के थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट का सेकंड पार्ट बता दो। बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, हाँ जी बच्चे, नाउ यू ऑल ऑफ यू हैव गॉट योर सिनॉप्सिस ना। वहां टेट्रागोनल की फोटो देखना। टेट्रागोनल में भी बेटा 80 कॉर्नर्स होते हैं, बस उसमें फर्क क्या होता है, ए और बी बराबर है, सी बॉर्ड लेंथ अलग है। तो वहां भी 80 कॉर्नर है, तो शायद उन्होंने सिंपल टेट्रागोनल बोला है, जो भी बोला है। सिंपल में 8 होंगे, बॉडी सेंटर में 9 होंगे और FCC में 14 होंगे। टेट्रागोनल इज लाइक क्यूबिक ओनली, 8 कॉर्नर्स है। वैसे RPS 1 ना मैं पूरी लूंगी, RPS 1 एंड 2 जो भी थी, जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं RPS बंद कर रही हूँ, ठीक है। और होमवर्क क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हो गया जो हमने दिया था। और कोई होमवर्क था मैम? हाउ मेनी लेट सेकंड हाँ, क्या आंसर था? मैम? क्या आंसर है? 23 आ रहा है 23 आ रहा है। और कोई बच्चा बताए? मैम। 21 आ रहा है मैम। 21 आ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारे बच्चे ना भी इसको और ट्राई करो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जो मैंने आपको 5th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया था, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स इन 1 यूनिट सेल, उसका आंसर 20 भी आ सकता है, उसका आंसर 23 भी आ सकता है। दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज 2 आंसर्स, 20 एज वेल एज 23। तो व्हेनेवर आई विल गेट टाइम, ठीक है, आप याद रखना, जैसे एक दिन हमने FCC का 12 डिस्कस किया था, व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू, ठीक है। लेकिन आज नहीं कर रही हूँ, पर उसका आंसर बता दिया मैंने आज कि 20 या 23 में से कुछ भी हो सकता है। अब आज ना एक नया टॉपिक शुरू करें, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड ये बहुत मजेदार है, बहुत एग्जॉस्टिव है, दुनिया भर के क्वेश्चन है इसमें। बस इसका सिर्फ एक दुख है कि ये ना NCERT ने कुछ करीबन 6-7 साल पहले इसको डिलीट कर दिया, वरना इस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक छाया रहता था, कोई भी ऑब्जेक्टिव का पेपर ऑल इंडिया लेवल का कोई भी देख लो। लेकिन अब नहीं है, पर क्योंकि 6-7 साल पहले तक तो इसी की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। अब कभी कभी यदा कदा आ जाता है, इसलिए नाम छोड़ते बन रहे हैं ये टॉपिक, तो हम पूरा ही करा देते हैं, क्योंकि क्या पता दोबारा आ जाए, जैसे ग्राम्स लॉ बड़े सालों से कटा हुआ है। खैर, पर ना इसके क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, चाहे हमारी किताबें कर लो, चाहे आप कोई भी किताब उठाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर 100 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के ना, तो 100 में से 40-45 क्वेश्चन इस टॉपिक है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस इसकी, सोचो एक टॉपिक की, और वो इसी चक्कर में क्योंकि इस पे क्वेश्चन पहले बहुत आए। एनीवेज, टॉपिक शुरू कहां से हो रहा है? ऑफ कोर्स ये स्लाइड आपको पूरी नोट करनी है, ठीक है, पर मेरी बात भी सुनना है, वो भी जरूरी है। परसों ही मैंने थोड़ा सा हिंट मार दिया था कि अब जैसे आपने कहा 100% एफिशिएंसी नहीं है, तो क्या होता है, बीच में वॉइड्स में कोई ना कोई छोटा पार्टिकल चला जाता है, और आयनिक सॉलिड्स तो बनते ही ऐसे हैं, यूजुअली एनायन बड़ा होता है, यूजुअली केटाइन छोटा होता है, तो केटाइन वॉइड में चला जाएगा। अच्छा बताओ, परसों तक आपने मेरे से कौन से चैप्टर में सिर्फ 4 ही वॉइड है, एक नया है क्यूबिक, ठीक है जी, एक नया क्यूबिक। सबसे छोटा ट्रायंगुलर वॉइड होता है, सबसे बड़ा क्यूबिक वॉइड होता है। तो जो अब टॉपिक ये बचा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स वाला, जो टॉपिक आज शुरू हो रहा है, इसमें हम आपको ये समझाएंगे कि एनायन यूजुअली बड़े हैं, तो एनायन यूजुअली या तो CCP लैटिस में है, या सिंपल क्यूबिक में है, या HCP में है, और केटाइन यूजुअली छोटा है, तो केटाइन उसके किसी वॉइड में घुस जाएगा। बच्चे कहते हैं कौन से वॉइड में? बेटा जिससे उसका साइज मैच करेगा। तो साइज कैसे चेक करेंगे? हम बनाएंगे रेडियस रेशियो, जिससे बना है रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो बहुत सिंपल है, केटाइन की रेडियस डिवाइड बाय एनायन की रेडियस, ठीक है जी। तो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर तो ट्रायंगुलर वॉइड से फिट हुआ तो ट्रायंगुलर में चला जाएगा, थोड़ा और बड़ा हुआ
तो टेट्राहेड्रल में चला जाएगा। अगर केटाइन और ही बड़ा हुआ तो ऑक्टाहेड्रल में चला जाएगा। अगर केटाइन बहुत ही बड़ा हुआ तो वो क्यूबिक में चला जाएगा। एक चीज मैंने और शायद वर्बली बताई होगी, क्योंकि आरपीएस में भी क्वेश्चन था और आपने पूछा नहीं, इट मींस आपको मैंने बताया होगा। अगर कोई चीज ट्रायंगुलर वाइड में जाती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3 क्योंकि वो 3 स्फीयर से टच होता है। टेट्राहेड्रल वाइड में जाती है तो 4 वेरी गुड। ऑक्टाहेड्रल में 6 और जो क्यूबिक है ना, ये एक नया वर्ड है, आज ही शायद इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। क्यूबिक वर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। अच्छा, तो ना बच्चे को ना टेबल रटने की जरूरत नहीं, अगर तुमने रेडियस रेशियो रट ली है। अब जरा टेबल का सिस्टम देखो। टेबल ऐसे बना है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगुलर वॉइड की रेडियस रेशियो है, ये टेट्राहेड्रल की है, ये ऑक्टाहेड्रल की, और ये क्यूबिक की है। ये नया वॉइड है, ये सबसे बड़ा वॉइड है, लार्जेस्ट वॉइड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। खैर रेडियस रेशियो ठीक है। बच्चे कहते हैं चलो ये समझ आ गया कि अगर केटाइन और 9 की रेडियस रेशियो 0.155 है तो केटाइन ट्रायंगुलर में चला जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। एग्जांपल मैडम जो आप कह रहे हो हम याद कर लेंगे। लेकिन बच्चों को डाउट है ये रेंज का क्या मतलब है, तो मैं अभी रेंज एक्सप्लेन करती हूँ, बट पहले ये टेबल नोट कर लो। नेचर ना बहुत सिमेट्रिकल है। जैसे ना क्लोराइड आयन बैठे थे, Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, उनके घर में सोडियम आयन आए और सोडियम आयन का साइज छोटा है तो क्लोराइड आयन कहते हैं अच्छा ठीक है हमारे वॉइड्स में बैठ जाओ। क्लोराइड आयन को भी फायदा होगा क्योंकि वो पहले नेगेटिव नेगेटिव थे, बीच में सोडियम आयन पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे। लेकिन ना सोडियम आयन उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में घुसने लगा। तुम्हें दिख रहा है ना, NaCl का एग्जांपल मैंने ऑक्टाहेड्रल में डाला। पर क्या हुआ कि सोडियम आयन थोड़ा सा बड़ा है, बेचारा फिट ही नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा बड़ा है वो फिट ही नहीं हो पा रहा। नेचर इज एडजस्टेबल। इसने क्या करा, क्लोराइड आयन का लैटिस थोड़ा सा खुल गया, क्लोराइड आयन थोड़े से खुल गए। वैसे याद करो Cl आयन अगर मैं कह रही हूँ CCP में है, क्लोराइड आयन अगर CCP लैटिस में है तो मतलब क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स एंड कॉर्नर्स अरे वेरी गुड। और ये भी बता दो कि क्लोराइड आयन अगर फेस सेंटर और कॉर्नर्स पे हैं तो इनमें से क्या कौन एक दूसरे को टच कर रहा है? कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं या कॉर्नर फेस सेंटर वाले टच कर रहे हैं? कॉर्नर और फेस सेंटर। तब वो एक दूसरे को टच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सोडियम आयन बीच में घुसा ना, उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ा, खुलना पड़ा, उनका आपस का टच खत्म हो गया। पर फिर भी दे आर हैप्पी, फिर भी वो सोडियम को अकोमोडेट कर रहे हैं, फायदा है, लालच पूरा हो रहा है, उन पे नेगेटिव चार्ज है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये रेंज बनाने का मतलब है कि नेचर बहुत एडजस्टेबल है। ज्यादातर आयनिक सॉलिड्स में जब केटाइन घुसा, उसको अकोमोडेट करने के लिए वो थोड़े से खिंच गए। अब कितने खिंच सकते हैं, कितने एक्सपैंड हो सकते हैं, ये है रेंज। जैसे जैसे ना इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ मैं रिटर्न में भी दूंगी, पर मुझे लगा आप टेबल नोट करो इसलिए मैं अगली स्लाइड पे नहीं जा रही हूँ। ये ऑक्टाहेड्रल की एग्जैक्ट रेशियो है, मतलब एग्जैक्ट फिटिंग के लिए ये, पर खुल के एनायंस खुल के कितना खुल सकते हैं, ये रेंज है। तो ध्यान से देखो, रेंज भी ऐसे ही बनाई हुई, मतलब कि ये वाली वैल्यू यहाँ यूज कर ली, ये यहाँ, तो याद करना आसान होगा। बस आप ये 4 रेशियोज याद कर लो। हो गया टेबल डन? डायग्रामेटिकली बता दो वो कैसे सारा कुछ खुलेंगे। बेटा जी। लक्षिता जी 5 बच्चों ने पूछा जैसे मैंने करा ना, तो पिछले बैच में भी सेम क्वेश्चन है। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, हो सकता है परसों के भी 15 मिनट, मुझे यही टॉपिक कराना है, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो उसमें सारी बातें करनी है, वो कैसे खुलेंगे, कैसे नहीं खुलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आई एम डिस्कसिंग। अभी तो सिर्फ ये है कि तुम ऐसे सोचो कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ बड़ी सट के बैठी थी आराम से, है ना, बिल्कुल गैप नहीं था, लेकिन कोई तुम्हारी दूसरी फ्रेंड आ गई तो उससे बोला कि यार मैं ना तुम्हारी आगे वाली सीट पे बैठ जाती हूँ। हम ऐसे इंडियंस, हम ऐसे एडजस्टमेंट बहुत करते थे कोरोना से पहले, ठीक है, लेकिन उसको एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा तो खुलना पड़ा ना, तब वो हमारे साथ एडजस्ट हो पाई। ठीक है, जैसे हम कार में पिछली सीट पे बैठते हैं और वैसे तो 3 सीटर है, पर अक्सर इंडियंस 4-5 लोगों को तो एडजस्ट कर ही लेते हैं, तो एक थोड़ा सा आगे होकर बैठता है, एक पीछे होकर बैठता है, तो थोड़ा सा उनका आपस में कंटैक्ट खत्म हो गया। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग। बाकी 2 दिन यही लेक्चर पे बात चलनी है। तो मैं रेंज समझा रही थी वापस कि जैसे ऑक्टाहेड्रल की रेंज है 0.414 टू 0.732। पहले एक एक शब्द सुनेंगे, बाद में नोट करना प्लीज। ये तो है एग्जैक्ट फिटिंग, यानी एग्जैक्टली अगर साइज बहुत ही बड़ी है, बिल्कुल उसमें फिट कर रहा है, इतना ही छोटा है जितना चाहिए। दो फॉर एग्जैक्ट फिटिंग विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ लैटिस, मैं ये सारे शब्द ना आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ। हमारा एग्जामिनर कहता है इसका ये लैटिस बना विदाउट डिस्टॉर्शन, मतलब वो तो एग्जैक्टली पैक हो गया है, आइडियल लैटिस है। लेकिन ज्यादातर मैंने कहा नेचर में एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर मान लो
बड़ा कैटायन फिट होने की कोशिश करे तो ये एक्सपैंडेड लैटिस है, यहाँ एनायन एनायन कांटेक्ट वैनिश है। लक्ष्य ऐसे सोचो या बाकी सब बच्चे जो इमेजिन करें, आपको याद है मैंने एफसीसी की एक टॉप फोटो बनाई थी, बीच में फेस सेंटर और 4 कॉर्नर, Yes, ma'am. तो बीच का जो फेस सेंटर और 4 कॉर्नर वो टच कर रहे थे, अब वो टच थोड़ा सा खत्म हो गया, थोड़ा सा अलग अलग हो गया, तो हियर एनायन एनायन कांटेक्ट वैनिश, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, थोड़े से लूज हो गए बीच में सोडियम को एकोमोडेट करने के चक्कर में, कुछ नहीं होता। बस जब इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगी, तो कहते हैं कि एज्यूम एनायन एनायन कांटेक्ट। अब बच्चे कहते हैं एज्यूम क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली वो थोड़े से एक्सपैंड हो चुके हैं, वो खुल चुके हैं। दूसरी बात, पेपर में क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जैक्ट फिटिंग के लिए कैटायन और एनायन की रेशियो क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट फिटिंग के लिए 0.7414. एग्जैक्ट के लिए तो 0.14 है, डोंट फॉरगेट। अब क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच लार्जेस्ट कैटायन कैन फिट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लार्जेस्ट कैटायन 0.732 ये रेशियो 0.732 है। तो मैंने मतलब आपको थोड़ा सा नहीं, और ये सबके आपके साइनॉप्सिस में ना क्वेश्चंस बने हुए हैं। टुडे माय सजेशन इज कि आप साइनॉप्सिस के मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ कि ये सारे पढ़ लेना। एक तो जैसे कुछ बच्चों को, एक दो बच्चों को मैंने फील किया कि उनको फॉर्मूला मेकिंग में दिक्कत आ रही है, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज फॉर्मूला मेकिंग ईजी है। हालांकि तुम्हारी गलती नहीं, हम हर एक को बड़ी अपर लेवल पे ले जाते हैं, बॉडी डायगोनल प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन काट रहे हैं, जो ऑल इंडिया कभी नहीं काटते। ऑल इंडिया क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो फिर भी आप ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे अब तक आप पेज नंबर 1 2 तो चलो एक बार देख ही लिया होगा, 3 को छोड़ दो, आपके काम का कुछ नहीं है, 4 5 को छोड़ दो, 4 5 4th 5th पेज से जहां से आपकी वो पैकिंग एफिशिएंसी शुरू हुई है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th पेज तक आप काम करके रखोगे। इनफैक्ट 13 पेज में भी टेबल से ऊपर, ये टेबल्स अभी हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पर यहाँ ना आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे कि मैक्सिमम साइज कैटायन का क्या हो सकता है, मिनिमम साइज क्या, तो थोड़ा सा साइनॉप्सिस से भी और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां सॉल्यूशंस बाय वन। सैनिटाइजर, ये वाला पेज नोट कर लो, और अगर कर लिया है या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रेडियस रेशियो रूल, और पता है जैसे मैं कह रही थी कि ऑल इंडिया ना क्या करती है कि ऑल इंडिया यदा कदा इसका कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया ने एक सीधा क्वेश्चन पूछा, कैटायन की रेडियस 100 है और एनायन की 200 है। कैटायन की रेडियस 100 पिकोमीटर है, एनायन की 200 पिकोमीटर है, व्हाट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल इट टेक, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्वेश्चन आए हैं, मतलब मैं पूरा सर्वे एक दिन बैठ के बनाऊंगी सॉलिड स्टेट का, बट ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है जी। तब जब ये टॉपिक एनसीईआरटी से डिलीट हो गया तो हम छोड़ने के उसमें भी नहीं है, ठीक है, पर बहुत ज्यादा अब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। मैम बोलिए जी। मैम, जैसे आपने ये केस बताया जिसमें एनायन एनायन कांटेक्ट वैनिश हो जाता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिर चेंज होगा, फिर देखिए। एक्चुअली ना बस क्या है कि हम ही थोड़ा तुम्हें चिंगारी दे रहे हैं, तो बच्चा कहेगा अब तो वो क्लोज कांटेक्ट में नहीं, अब तुम कैसे कह दोगे कि क्लोराइड का सीसीपी का 12 ही है, ठीक है जी। तो फिर हम कह देते नहीं, एज्यूम एनायन एनायन कांटेक्ट, मान तो लो ही कि इतना आ रहा है, लेकिन हम बहुत ही, मतलब मेरे को अपने लिए वर्ड नहीं मिल रहे, ठीक है, और गंदे वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती। हमने एक आधा क्वेश्चन ना लेवल 2 में ऐसा भी डाल दिया जहां ना हम इस बात पे भी क्वेश्चन पूछे कि अब तो ये कांटेक्ट में नहीं है ना, तो तुमने कैसे सोच लिया, मतलब पागल बनती है। पर ठीक है, अभी वहां पे मेंशन कर दिया करेंगे क्वेश्चन में कि assume an ion and ion contact, every kind of question is there, तो मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगी। हाँ जी बोलो। अभी कनेक्शन चला गया था, आप प्लीज बता दो आपने कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया। हैव यू डन दिस शीट? यस मैम। मैं एक्चुअली बच्चों को ये बता रही थी क्योंकि मुझे आज फील हुआ कि कुछ बच्चों को क्वेश्चन फॉर्मूला मेकिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है बेटा, हो सकती है, इसमें क्या बात है। तो मैं उनको सजेस्ट करी थी कि साइनॉप्सिस के पेज नंबर कितना बोला, 13 तक बोला ना, 5 से लेके 13 तक, 5 से लेके 13 तक पेज पढ़ोगे साइनॉप्सिस में, जितने क्वेश्चंस हैं वो करके देखोगे, जितने क्वेश्चंस हैं वो करके देखोगे, ये बता रही थी मैं। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। बोलो जी बोलो। मैम जो भी आपने केस बताया था उसमें वो शेप ऑक्टाहेड्रल कैसी हुई? अच्छा 100-200 वाला, क्योंकि कैटायन की रेडियस 100 है, एनायन की रेडियस 200 है। चल तो छोड़ मनन, इधर आ जा। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, सॉरी टॉपिक शुरू करें, ए बी स्ट्रक्चर्स। आज और कल का हमारा एक ही टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। टोटल 5 स्ट्रक्चर होने, 2 आज और 3 कल हो जाए तो हमारी रेशियो बहुत बढ़िया रहेगी, नहीं तो 1 आज और 4 कल कर लेंगे, की फर्क पड़ता है। सबसे पहले ए बी टाइप स्ट्रक्चर,
NaCl का स्ट्रक्चर सबसे पहले करेंगे, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। पुराने जमाने में एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जब आप इम्प्योर सॉल्ट निकालते हो सी वाटर से, तो ये पुराना जमाना मतलब 10th की किताब में लिखा है, तो इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। इसमें ना जैसे ना आप केटायन की रेडियस मैंने तुम्हें दे ली 95 पिकोमीटर, क्लोराइड आयन की 181, और ये सॉल्व करके बैठ रहा है 0.504। तो मैं तुम्हें ये समझा रही थी कि पेपर में ना एक क्वेश्चन आ गया कि केटायन की रेडियस इतनी है, एनायन की रेडियस इतनी है, बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट लेगा। अब तुम सोचो 0.504 किस रेंज में फिट हो रहा है तुम्हारे रेडियस रेशियो टेबल के? रेंज में फिट हो रहा है। तो तुमने बोलना अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल है, और वो पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो तुमने क्या बोलना है? 6 मैम। क्योंकि जब से ये टॉपिक हटा है ना, ऑल इंडिया ने दो तीन बार इसका क्वेश्चन पूछा है। एक तो यही पूछा था कि केटायन एनायन की रेडियस दे दी, रेशियो बनाओ, फिर देखो किसमें फिट हो रहा है, फिर याद करो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अच्छा, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप बताओ ये आइडियल लैटिस है या एक्सपैंडेड लैटिस है? एक्सपैंडेड लैटिस है, क्योंकि रेशियो सजेस्ट कर रहा है कि वो पूरा पूरा उस पे नहीं आया, तो दिस इज एक्सपैंडेड लैटिस, दिस इज एक्सपैंडेड लैटिस। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट नोट करो। क्लोराइड आयंस का यहाँ सीसीपी अरेंजमेंट है, एफसीसी अरेंजमेंट। एक बार फिर से याद करो, सीसीपी एफसीसी मतलब कहाँ कहाँ पढ़े हैं क्लोराइड आयन? पुरु को ना पता चल जाता है कि अभी मैम मेरा नाम बोलने वाली है, पुरु पहले एक्टिव है। मैं भी सोच रही थी, मैं पुरु को पूछती हूँ, पुरु का है, पुरु एक्टिव है। और ये रिजल्ट्स आ गए तुम्हारे इस वाले टेस्ट के कि नहीं अभी तक? नहीं। कोई बात नहीं, दे पीपल आर रियली वेरी सिक, तो लेट्स वेट कि थोड़ा, कोई बात नहीं, अगर हमारा पेपर अच्छा हुआ तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा जाएगा, छोड़ो उसको। आ जाओ वापस। और सोडियम आयन पढ़े हैं सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, सोडियम आयन पढ़े हैं सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। ये भी याद कर लो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ है? बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। और एच सेंटर पे। एक बॉडी सेंटर पे और बाकी 12 के 12 एज सेंटर। चलो जी, क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल कितने हुए? 4। और सोडियम आयन पर यूनिट सेल? 4 मैम। अच्छा जी, अब ना बस कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज होगी, बाकी कहानियां वही रहेंगी। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि बताओ फिर NaCl की एक यूनिट सेल, NaCl की एक यूनिट सेल में कितने सोडियम आयन है, कितने क्लोराइड आयन है? 4 सोडियम सोडियम। तो NaCl के यूनिट सेल में कितने NaCl फॉर्मूला यूनिट? आपको याद है आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं वर्ड बोलते, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। कितने NaCl फॉर्मूला यूनिट है? 4। यस, 4 सोडियम और 4 Cl को मिला के 4 ही NaCl बनेंगे। या इस बात को मैं एक ही लाइन में पूछूं, इसका Z क्या है? व्हाट इज Z ऑफ NaCl? 4. What is Z for NaCl? That is 4. इस पेज पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ, बाकी सब नोट कर ले, और फिर जब मैं रिवाइज करा लूंगी, फिर अगर किसी का कोई डाउट है तो, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर है बेटा जी, टोटल ऐसे 5 स्ट्रक्चर करेंगे, 3 AB टाइप है, NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। इन सब में एक ही कहानी होगी, पहले हम केटायन एनायन की रेडियस रेशियो ले लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा किस अरेंजमेंट में जाना है। फिर हमने ये देख लेना है एनायन कहाँ पड़ा है, केटायन कहाँ पड़ा है, फिर एनायन पर यूनिट सेल, वही एफसीसी वाली बात, फिर केटायन पर यूनिट सेल जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है और वो 4 होते हैं। ठीक है, फिर हम इसका Z डिफाइन करेंगे कि एक यूनिट सेल कितने की बनी है। तो यहाँ 4 सोडियम 4 Cl मिला के 4 NaCl है, तो एक यूनिट सेल जो है वो बनी है 4 NaCl की बनी हुई है, Z is 4। ठीक है जी, तो किसी को कोई डाउट? हम रेडियस तो नहीं याद करनी किसी को? नहीं, रेडियस किसी की भी नहीं याद करनी। इनफैक्ट ना एक मुझे याद थी इसलिए मैं लिख दी, जैसे मैं सोची थी बच्चा पूछेगा सीजियम आयन और क्लोराइड आयन की, तो मुझे भी याद नहीं है, वहां बस मैं अरेंजमेंट बताती रहूंगी कि कौन कहाँ है। तो जो हमने स्ट्रक्चर आपको कराना है ना, ये आपके सिनॉप्सिस में बहुत ब्यूटीफुल टेबल बना है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो टेबल्स फॉर्म में, 3-4 टेबल बनने, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारा कुछ टेबलर फॉर्म में आ जाएगा। बट टेबल भी तभी बनता है ना जब पहले पूरा डिस्कशन हो जाए। तो वहां पे ना टेबल बनाया हुआ हमने कि ये कहाँ पढ़े हैं, ये कहाँ पढ़े हैं, तो वो याद कर लेंगे वहां से। हट जा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी लक्षिता बोलो। मैम ये जो क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल आपने 4 लिखे हैं, वो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले हाँ जी फॉर्मूला बिल्कुल जी, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि देखो ना 4 Cl है 4 सोडियम है, तो अब ऑब्वियसली Cl और सोडियम अलग नहीं है ना, NaCl है, तो टोटल 4 NaCl है यानी Z। अब इस क्वेश्चन इस चीज को मैं यूज कर रही हूँ बिकॉज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आज हाल ये है कि मैं एक लाइन लिखूंगी, एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे लिए। चलो लिखो जी सारे बच्चे क्वेश्चन। हाउ मेनी यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम ऑफ NaCl?
ऑल इंडिया का IIT का क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ NaCl? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? मैम मेरे को ये आने वाला नहीं समझ आया। Na वाला नहीं समझ आया। लक्षिता मैंने ऊपर लिखा है सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, बताना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? मैम बॉडी सेंटर में होते हैं और एज सेंटर्स पे होते हैं। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का इफेक्टिव Z निकाले तो कितना बनेगा पर यूनिट सेल? एक बॉडी सेंटर पे और बाकी सारे एज सेंटर्स पे। मैम Na/90 यस मैम 4 ठीक है, ओके मैम, यस मैम। हाँ, तो ये वही 4 है जो हम इतने दिन से 4 कर रहे हैं। और तरीका सोच लो, ये तो मतलब आज के टॉपिक में जो चीजें सीखी हैं उन्हीं को यूटिलाइज करना है आपने। अब क्लोराइड आयंस 4 थे, Z4 था, तो 4 के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं? 4 के लिए 4 ही होंगे मैम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n हो जाते हैं उससे। तो 8 होंगे। वो तो खैर टेट्राहेड्रल या यूज नहीं हो रहे, पर मैं कह रही हूँ वहां से भी सोच सकते थे। यस मैम। तो अभी नेक्स्ट इसी पे एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम ऑफ NaCl। और IIT वालों को कसम है कि वो तुमसे मैथ्स करा जाए। उस दिन मेरे को ध्रुव ने आपके सामने क्लास में बोला कि उन्होंने एक्सप्रेशन पूछा है। IIT वाले भी ये पूछते हैं कि बंदे का दिमाग चल रहा है कि नहीं। और ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कैल्शियम वाला भी कराया था। तो चलो प्लान सोचते हैं। हम पहले ही सोच लेंगे कि NaCl के 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं NaCl के, फिर 4 पार्टिकल से 1 यूनिट सेल बनती है, तो इतने पार्टिकल से कितनी यूनिट सेल बनेगी। और जो मतलब IIT का क्वेश्चन था उसमें यही था, फाइनल आंसर हमें कुछ नहीं बनाना था। काइंडली चेक मैंने कैसे बनाया एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। मैम बोलो बोलो। मैम जेड को पहचानने की एक ही चीज है ना जहाँ पे पर लग जाए, जैसे क्योंकि ना जैसे जेड लिखा पर हो लग तो- जाए, हाँ पर, हाँ ये सही बोला तुमने, जहां पर लग जाए। और वैसे भी ना लैटिस पॉइंट्स का क्वेश्चन कोई इक्का दुक्का होगा, इक्का दुक्का। 100 में से एक क्वेश्चन लैटिस पॉइंट है, बाकी सब तो Z से रिलेटेड है। एटम्स इन अ यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट Z। ये क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना? हाँ जी। यस मैम। अच्छा, अभी मैं एक बात पूछ रही थी, दोबारा पूछती हूँ। सोडियम आयन कहाँ पड़े हैं इस स्ट्रक्चर में? Octahedral व्हाटएवर इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 तो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। और एक ट्रिक याद करना, AB टाइप में जो A का कोऑर्डिनेशन नंबर है वही B का होगा। 3 AB टाइप कराऊंगी ना, मैं बोल रही हूँ बार बार, NaCl, सीजियम क्लोराइड, ZnS, जो A का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही B का होगा। ठीक है, तो दोनों का, अगर मैंने कहा सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने नहीं कहा, आपने खुद एनालाइज करा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंड ईच ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर्स और व्हाटएवर इज इनसाइड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसमें 6 होता है। तो अगर सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? 6। ठीक है, यहां तक ना हमारा टॉपिक खत्म हो गया। सोचो NaCl ये हो गया। 15 मिनट अभी मैं और इस पे लगाऊंगी। बच्चे कहते हैं 15 मिनट क्या कराओगे, क्योंकि इतना काफी है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए दोनों के 6। पर अब विजुअलाइजेशन, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता ना। अब मैं विजुअलाइज करा रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर यही क्यों है, और बहुत सारी और बातें करेंगे। अभी ना मैंने आपके लिए एक 3D डायग्राम बना के रखा है बहुत मेहनत से, ठीक है, लेकिन आपने वो मेहनत नहीं करनी है। आपने बस देखना है। ये ना एक 3D डायग्राम है। ऐसे 3D डायग्राम्स ना मैं कॉपी में, अगर ऑफलाइन भी होता है तो मैं कहती बेटा आप मत बनाओ, नहीं तो सारा लेक्चर बच्चा इसी में ही लगा देता है। हाँ, आपके पास एक सुख है कि अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपका घर पे दिल करे आप बनाओ। इससे ना हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और आपको भी दिख रहा होगा 2D में 3D के मजे तो आ ही रहे हैं इसमें। अब एक बार याद करें, क्लोराइड आयंस कहाँ रखने हैं हमने स्ट्रक्चर में? वेयर वी हैव टू कीप क्लोराइड आयंस? कॉर्नर्स और फेस सेंटर। देखो मैंने रेड पेन से क्लोराइड आयन बनाया, मैंने सारे कॉर्नर्स पे रख दिए और सारे फेस सेंटर। इस फोटो का फायदा ये होता है, फेस सेंटर बड़े क्लियर होते हैं। कल तक आइडिया से बनाते थे ना बेटा ये फ्रंट फेस है ये बैक फेस, अब देखो क्लियर हो रहा है। पहले इस फोटो को ध्यान से देखो, 3D का मजा आ रहा है और फेस सेंटर्स क्लियर हो रहे हैं। रेड सर्कल क्लोरीन है, 8 क्लोरीन कॉर्नर, 6 फेस सेंटर पे पड़े हैं, और ग्रीन से सोडियम आयन। सोडियम आयन कहाँ पड़े हैं? सेंटर्स और बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। देखो 13 में सोडियम आयन। एंड सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, मतलब इनको एंजॉय करना सीखो। ब्यूटी ऑफ द नेचर, हर ग्रीन बॉल के अराउंड 2 रेड बॉल है, हर रेड बॉल के अराउंड 2 ग्रीन बॉल है। कहीं से भी फोटो को देख लो,
एक ग्रीन के अराउंड 2 रेड है, एक रेड के अराउंड 2 ग्रीन है। मतलब ऐसे बता रही हूँ कि इतना सिस्टमेटिक है। और +1 से आप इस स्ट्रक्चर की वेट कर रहे थे जब आप पूछते थे मैम मीथेन तो टेट्राहेड्रल है, पानी तो एंगुलर है, NaCl की शेप कैसी है, तो हम बोलते थे बेटा NaCl की शेप +2 में करेंगे। ठीक है जी, तो NaCl का ये स्ट्रक्चर्स है, दिस इज अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब जितनी कहानियां हमने मतलब अब इसमें से बस विजुअलाइजेशन करेंगे। अच्छा जी, अभी आपने क्या कहा, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। मतलब अगर मैंने इंग्लिश में लिखना हो तो सोडियम को 6 Cl आयन सराउंड कर रहे हैं, सोडियम को 6 Cl आयन सराउंड कर रहे हैं, सोडियम को 6 Cl आयन सराउंड कर रहे हैं। पहले देखें, ये देखो ये वाला सोडियम ले लेते हैं, बॉडी सेंटर वाला, बॉडी सेंटर वाला सोडियम, ये बॉडी सेंटर वाला सोडियम यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको तो मैंने विजुअलाइजेशन कराई थी, तो बताना बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है वो कौन से 6 स्फीयर से बनता है? हम 4 तो उसी प्लेन में एज सेंटर होते 4 हैं एजिस से और 2 फेस से। वो फेज वालों से। हाँ, सब गलत बोल रहे थे, बस एक लास्ट में जो बच्चा बोल रहा था वो ठीक बोल रहा था। 6 फेस सेंटर से बनता है, जो बॉडी सेंटर पे बनता है वो 6 फेस सेंटर से बनता है, उसको 6 फेस सेंटर टच कर रहे होते हैं। ये देखो, ये वाला जो ग्रीन कलर की बॉल है, ये इसको एक फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर, तीसरा फेस सेंटर, चौथा फेस सेंटर, पांचवा फेस सेंटर, छठा फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर इसको टच कर रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अच्छा, फिर मैं आज ये मिथ हटाना चाहती हूँ, अभी तक मैंने कोशिश नहीं करी थी। हाँ, किसी ने पूछा था, जैसे वसुधा ने, मुझे याद है आपकी क्लास में पूछा था कि बेटा अगर बॉडी सेंटर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर एज सेंटर वाले का भी 6 है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होंगे, तो एज सेंटर वाले का भी 6 है। अब एज वाले को पकड़ लेते हैं, ये ब्लू, ये ग्रीन वाला एज पकड़ो, ये ग्रीन वाला। अब तुम याद करो जो एज सेंटर पे बनता था वो कौन से उससे बनता था? कॉर्नर एंड 4 एडजेसेंट फेस सेंटर। अच्छा, आपने मुझे सलाह दी थी कि मैम हम ना एज वाला पकड़ेंगे, नीचे वाला, तो चलो आपकी सलाह पे अमल करते हो। ये लो, ये एज सेंटर, ये पकड़ो तुम, ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, इसके साथ ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इसके साथ ये फेस, इसके साथ ये फेस, फिर ऑब्वियसली इससे नीचे एक आ जाएगा और या सामने जमीन पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर इज फॉर्म्ड बाय 2 कॉर्नर एटम एंड 4 एडजेसेंट फेस सेंटर्स। एनीवेज, ये विजुअलाइजेशन कर रही हूँ ना, पहले इसका कुछ था ना, कुछ लाइनें याद करनी है, बट अगर आपने वो विजुअलाइजेशन करी तो आपको यहाँ भी वही विजुअलाइजेशन काम आ रही है। फिर क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी क्लोराइड आयन को भी 6 सोडियम टच कर रहे हैं, क्लोराइड आयन को भी 6 सोडियम टच कर रहे हैं। फेस सेंटर वाला देखना बड़ा आसान है, ये वाला फेस सेंटर चक्को, इस फेस सेंटर के अराउंड दिव्य दृष्टि देखो, आंखें खोलो, कितनी ग्रीन बॉल्स आपको इसी यूनिट सेल में नजर आएंगी। इसके अराउंड कितनी ग्रीन बॉल्स दिखाई देंगी मैम? 5 तो इसके अराउंड ही दिख रही है। वेरी गुड, 1 2 3 4 और 5 दिखी, और एक फिर ऊपर वाले का बॉडी सेंटर होगा 6। फेस वाला क्लोरीन भी 6 सोडियम से टच है। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि यस, नहीं तो हमारी बात तो 2 लाइनों में खत्म हो गई थी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl इज 6, पर मैं दिखा रही हूँ कि वाकई, क्योंकि एक बार तो बच्चों को दिखाना पड़ेगा, हर एक का होता है। चलो जी, इस एज का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा। ये जो एज, सॉरी एज नहीं, कॉर्नर, इस कॉर्नर पे जो क्लोरीन है इसका भी 6 आएगा। प्रूव कर सकते हो कैसे 6? एक ये एज वाला दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 2, एक 3 और एक साथ वाला होगा 4, एक ऊपर वाला 5 और एक सामने वाला 6। जैसे सिंपल क्यूबिक में 6 गिनते हो, बिल्कुल वैसे गिन दिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बात एक ही है, उसी को लटका रही थी इतनी देर से, कि सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कौन से सोडियम आयन का? एज सेंटर वाले का, बॉडी सेंटर वाले का, या दोनों का? दोनों का ही। क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। फेस सेंटर का, कॉर्नर का, या दोनों का? दोनों का। और अगर तुम्हें कोई परेशान कर ले या और क्वेश्चन पूछ ले, वो कहते हैं जी बताओ इस एज लेंथ ए होती है ना, इस एज लेंथ में और क्लोरीन और सोडियम की रेडियस में क्या रिलेशनशिप है? आपको पता है ये इतने दूर नहीं होते, ये बहुत पास है, ये ऐसे बीच में सोडियम और साइड में 2 क्लोरीन उससे चिपके पड़े हैं। तो कोई बता सकता है इनकी रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशनशिप है? आर और ए के रिलेशनशिप यहां भी करेंगे हम। A/2
अरे क्या बात है, वेरी नाइस, ये तो बहुत ही जल्दी पकड़ा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा था बेटा ये वाली फोटो आप नोट नहीं करोगे, मैं बार बार दिखाती रहूंगी, तो इनकेस कभी स्क्रीनशॉट लेने का मन हो, घर पे बनाने का मन हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। लक्षिता तो मुझे लगता है कि इसको कंचों से बना लेगी, है लक्षिता कि नहीं? पता नहीं मैम कहाँ पे रख दिए वो, कोई अपने का जरूरत नहीं, अलमारी में रख दिए वो तो। नहीं, 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 वैसे उससे बनाना भी थोड़ा मुश्किल ही होगा, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो जी, फोर्थ यस पॉइंट पे मैम। आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयन का 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड आयन का 6 है, बात खत्म होगी। फिर मैं क्या कह रही थी आपको कि वो 3D फोटो बेशक आप ना बनाना, पर ये फोटो सबको यहाँ कॉपी में ही बना लेनी है। ये वो एज की फोटो है, आपको दिख रहा है, ये एज की फोटो है, बीच में सोडियम और साइड में Cl। अब ये सेम साइज के बनाने की जरूरत नहीं है, सोडियम छोटा है, Cl बड़े हैं, ठीक है जी। और आपको दिख रहा है इस पूरी एज लेंथ में, इस पूरी एज लेंथ में ये इसकी रेडियस कवर हो रही है, इसकी रेडियस कवर हो रही है, यानी पूरा डायामीटर इसका और इसका भी पूरा डायामीटर, तो दोनों के डायामीटर्स कवर हो रहे हैं। तो मैंने लिखा A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ Cl, यानी A/2 इज R ऑफ सोडियम प्लस R ऑफ Cl। और जो रेडियस का सम होता है वही तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है ना, यही तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, इसका हाफ। लेकिन यहाँ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मैंने पहले कहा था, वैसे R/D/2 होता है, लेकिन वो प्योर क्रिस्टल्स के लिए होता है। तो फिर मैम आयनिक के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता। आयनिक के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गया केटाइन और एनाइन की रेडियस का सम, इसलिए यहाँ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को एक और नाम दे दिया A/2। जो ऊपर मैंने बात लिखी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इनका, इसको अगर मैंने नीचे रिफाइंड वे में लिखना होगा, मैंने लिखा हुआ है, तो पता क्या है, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एज नियरेस्ट नेबर्स एट अ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ A/2। तुमने यहाँ प्रूव करा है कि D A/2 है, क्योंकि वो रेडियस का सम है, और वही नियरेस्ट नेबर्स होता है ना जिसको बिल्कुल टच कर रहा होता है। ध्यान से ही सारा मैथ्स देखो, अगर कोई मैथ्स का पार्ट यहाँ समझ नहीं आया तो मैं फोटो में जाके वापस समझा देती हूँ तुम्हें। और एक बार जरा मिनिमाइज कर दूं। Kindly check these points and let me know if you have any doubt. मैम एक बार फिर से बता दो। फिर से कनेक्शन लॉस था मनन? यस मैम। कनेक्शन पे थोड़ा सा वर्क करो। पता क्या है, मैं तो खैर बता ही देती हूँ आपको, मैंने आज तक कभी मना नहीं किया, बट ना यू विल फील बैड कि तुम बीच में अटक जाते हो, तुम्हें खुद को कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी। और आई एम श्योर सारे टीचर्स रिपीट भी नहीं करते होंगे। अब बताओ कनेक्शन कब गया था? मैम इसी स्लाइड की स्टार्टिंग में। हाँ, तो इस स्लाइड की स्टार्टिंग में गया था, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ये स्लाइड में पीछे से समझा के ही आ रही थी, बस मैंने दिखाई है। यहाँ मैंने ये कहा कि अगर आप एज लेंथ और रेडियस का रिलेशनशिप देखते हो तो A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, ये केटाइन की रेडियस है, ये एनाइन की रेडियस है, और केटाइन एनाइन की रेडियस के सम को ही D कहते हैं। D आज तक तुम्हारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस था, अब उसी D का एक और नाम दे दिया, नियरेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस। बस कुछ नहीं है, आयनिक सॉलिड्स में वो नियरेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस हो गया, जो कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस था। एक फर्क और पड़ गया, वहां हम सीधा लिख देते थे R इज D/2, यानी D इज 2R। क्यों? क्योंकि प्योर क्रिस्टल थे। बस आज क्या लिख दिया, D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस A/2 है यहाँ पे। ईच सोडियम आयन है, ये अंग्रेजी थोड़ी गलत होगी ना, ईच सोडियम आयन हैव 6 Cl ions as nearest neighbors at a distance of nearest neighbor distance of A/2। और ना अगर यहाँ भी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स पे जाना हो, अब चलो जितना मैंने तुम्हें समझाया आप लोग मुझे वापस समझाओ, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कौन से हुए? उसके मैम आगे सोडियम उसके आगे नंबर वाला बंदा होगा जो। हाँ, अब ना एक और टिप बताती हूँ। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ना हमेशा ऑपोजिट होते हैं, सोडियम के Cl मिलेंगे, Cl के सोडियम, पर जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होते हैं ना वो सेम होते हैं, सोडियम के सोडियम, Cl के Cl। अब सिर्फ इतनी सी बात सोचनी है, क्लोराइड आयन के कितने क्लोराइड आयन नियरेस्ट नेबर्स हैं? क्योंकि सोडियम तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर था, अब सेकंड नियरेस्ट नेबर क्लोराइड ही होगा, तो ईच क्लोराइड हैज डैश क्लोराइड आयन एज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स।
6 मैम. 6 8 बोलियां बढ़ रही हैं. 12 जो 12 कह रहे हैं उनके पास क्या एक्सप्लेनेशन? एजेस पर जो सेंटर 12 कह रहे हैं, फेस सेंटर पे होगा ना नेक्स्ट क्लोरीन. हाँ, क्योंकि इन्होंने बड़ा सिंपल सोचा कि जब मैडम कह रही है क्लोराइड के क्लोराइड आयन कितने नियरेस्ट नेबर है, तो मैडम सीसीपी सोच रही है, क्लोराइड आयन सीसीपी में, और सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12. आज क्या हो गया, सारे टीचर्स चेंज क्यों हो गए? मैं नहीं आ सकती, मैंने को बच्चों को पढ़ाना है. कोई बात नहीं. मैम क्या पढ़ा रही हैं? शांता मैम. यहाँ से खोल, मैं देखती हूँ अभी शेड्यूल के. ये खोल. कितना टाइम हुआ है? आज ट्यूसडे, 8 क्लास है. नहीं, अभी तो 12 बजे है ना. तो ये कौन सी क्लास है वैसे? 8 बंद कर. ईवीएस है. हाँ, तो आज आपकी मैम नहीं आए ना, वो वाले मैम नहीं आए. क्या नाम है आपके मैम का? श्वेता सोनी. तो उनकी जगह सारे एडजस्टमेंट ले रहे हैं. चलो, मैम लास्ट स्लाइड ये नोट हो गया. लास्ट स्लाइड तो पता नहीं कौन सी थी. हाँ, ये होगी शायद. हाँ, तो बात ये चल रही थी कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की टिप ये है कि वो सेम होते हैं, क्लोरीन के क्लोरीन और सोडियम के सोडियम. तो क्लोरीन का नेक्स्ट क्लोरीन तो एफसीसी वाला ढूंढोगे तो वो 12 होंगे. ठीक है. और सेम फॉर सोडियम, सेम फॉर सोडियम. एक बार मैं दोबारा दिखाऊं तो मैं वो फोटो. लो जी, अब आप थोड़ी देर के लिए सोडियम्स को, ग्रीन डॉट्स को भूल जाओ. नाउ यू हैव ओनली रेड डॉट्स ओनली, यानी क्लोराइड आयन. तो फिर तो ये क्लोराइड आयन का सिंपल एफसीसी है. एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12. और जो चीज मैं क्लोरीन के लिए कह रही हूँ वही चीज सोडियम के लिए भी वैलिड होगी. ठीक है. तो सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा. क्या कोई बच्चा सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिख सकता है? बहुत इजीली यहीं से दिख जाएगा. किस सोडियम, किस, अगर हम बॉडी सेंटर वाले सोडियम को देखें, तुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. एजिस ले लेंगे. चलो जी, जिनको दिख गया वो तो वेरी गुड. बाकियों को मैं दिखाती हूँ. सारे बच्चे बॉडी सेंटर वाला सोडियम देखो. बॉडी सेंटर वाले सोडियम से 12 के 12 एज सेंटर वाले सोडियम, क्या ये इक्वी डिस्टेंट नहीं है? सेम डिस्टेंस पे है, यानी सारे उसको सराउंड कर रहे हैं. तो सोडियम के भी 12 सोडियम नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं. ठीक है, क्योंकि वो 12 एज वाले से सराउंड कर रहे हैं. क्वेश्चन में से जितने मर्जी क्वेश्चन बनाओ. अब पेपर में आया कि सोडियम आयन जो बॉडी सेंटर पे पड़ा है और सोडियम आयन जो एज सेंटर पे पड़ा है, उनका 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 डिस्टेंस, बॉडी सेंटर और एज सेंटर वाले, नियरेस्ट बॉडी सेंटर और एज सेंटर वाले का √3 a/√2 बैठेगा. a/√2 बैठेगा बेटा. ठीक है. अगर तुम्हें यहां से मुश्किल लगे छोड़ो. आप ऐसा बताओ, एक एज और ये दूसरा एज पड़ा है. ये एक एज है, ये एज है. इस एज और इस एज का डिस्टेंस ढूंढ लो कितना है. इस एज सेंटर और इस एज सेंटर. a/√2 मैम. देखो कैसे देखोगे. ये a/2 है, ये भी a/2 है, तो ये a/√2 आएगा, ये a/√2 आएगा. कहने का मतलब, मैं आपको लास्ट पॉइंट इसका बता रही हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके. लास्ट पॉइंट इसका क्या है कि each sodium ion has 12 sodium ion as next nearest neighbors, second nearest neighbors at a distance of a/√2. और यही बात Cl के लिए भी एप्लीकेबल है. ठीक है जी. तो a/√2 डिस्टेंस पे है. अब पेपर में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी इज. तो दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में डिस्टेंस कितना बनेगा सीसीपी में? दैट इज a/√2. दैट इज a/√2. इसको नोट करो, मैं दोबारा स्लाइड दिखा दूंगी आपको अगर a/√2 पता नहीं लगा. नहीं तो आपके लिए मैं सलाह दे रही थी, चाहे तो बॉडी सेंटर से कोई भी आप एज डायगोनल एज सेंटर का देख लो, या दो नियरेस्ट एज सेंटर का देख लो. कहाँ था ये डब्बा? चलो पापा को फोन करके बता दो, पर पहले क्लास लगा लो अपनी. ये नोट हो गया? नो मैम. कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो.
एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी। हाँ, मैम ये जो आपने क्लोरीन का नेक्स्ट नियरेस्ट बताया वो एक बार दोबारा बता दो। सब ये तो आपने मुझे बताया था। अगर आप NaCl के स्ट्रक्चर में से सोडियम आयन को छोड़ दो, भूल जाओ उनको, तो फिर वो क्या बचा है? सोडियम आयन को छोड़ के वो Cl आयन का CCP लैटिस बचा ना। हाँ जी मैम। Cl आयन के CCP लैटिस में एक क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? CCP लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC और CCP? 6 नहीं, 12 होता है। उस आपकी क्लास में तो मुझे लगता है मैंने प्रूव भी किया है कि फेस सेंटर से 4 कॉर्नर, 4 दीवारों के फेस सेंटर, 4 ऊपर वाली दीवारों के फेस सेंटर याद करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 प्रूव किया था आपकी क्लास में, नहीं यस मैम। भूल गए? हाँ, तो अगर आपको नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछ रहे हैं तो पहली टिप ये है कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ना सेम ही होते हैं, सोडियम के सोडियम, Cl के Cl। ठीक है जी। तो अब आप सोडियम के सोडियम देख रहे थे तो बॉडी सेंटर वाले सोडियम से 12 एज सेंटर वाले सोडियम देख लिए, खत्म हो गया 12। Cl आयन का कैसे देखा कि Cl आयन CCP में पड़े और CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो एनीवेज आंसर एक ही बना है कि सोडियम आयन के नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर या क्लोराइड आयन के नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 12 सोडियम या 12 क्लोराइड आयन है और उनके बीच में डिस्टेंस a/√2। a/√2 से भी पहचानो, FCC का डिस्टेंस भी तो यही होता है, a/√2। यस मैम। ओके, थैंक यू। अरे प्लीज, अच्छा चलो जी। अब मैंने जैसे बोला था इसमें ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो लो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये ऑल इंडिया में पता नहीं कितनी बार आ चुका था, पर अब नहीं आते क्योंकि अब ये टॉपिक डिलीट हो गया, नहीं तो ये बड़ा फेवरेट था ऑल इंडिया का। हमारे भी कहीं आरपी असाइनमेंट में होगा, बट एक क्वेश्चन मैं जरूर ये करा देती हूँ। Edge length of LiCl, I mentioned it has having NaCl structure is 5.14 angstrom. Assume an ion-anion contact. Calculate radii of lithium ion and Cl ion. जब मैंने ये लिख दिया assume an ion-anion contact, मतलब आप सोचोगे कि क्लोराइड आयन FCC लैटिस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके FCC वाले फॉर्मूलाज लगा सकते हो। तो थिंक अबाउट द प्लान। इसका कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी आपको लंबी लग रही हो, तो कोई बात नहीं, आंसर मैं बता दूंगी। यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्लान फॉर दिस क्वेश्चन। मैम जो फॉर्मूला नहीं बनाया था, Cation का- I2 is equal to radius of lithium and radius of chloride. मैम वो तो cation तेरी का बात साइज ठीक है, पर मुझे 0.414 साइज ऑफ एन आयन ले लेंगे। ये भी ले सकते हैं। हाँ जी अक्षिका, आपको मैं बता रही थी, आप दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आपको ये तो फॉर्मूला पता है, पर आपको एज लेंथ पता है और आपको दोनों चाहिए, सोडियम लिथियम भी और क्लोराइड भी, तो दोनों तो नहीं ना वहां से आ सकती। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्लोराइड आयन के कहां से निकाल सकते हो पहले? उसने कहा क्लोराइड आयन FCC में है। अच्छा, ये भी कह दिया कि ह्यूमन आयन आयन कांटेक्ट है, तो क्या क्लोराइड आयन की रेडियस का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a/2√2। और जब ये वैल्यू लगाओगे तो ये आंसर बनेगा 1.82 एंगस्ट्रॉम। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो जो तुमने बनाया फॉर्मूला। जो मुझे आंसर दिख रहा है मेरे नोट्स में, हालांकि थोड़ा क्लियर नहीं है तो मे बी गलती ना मैं सॉल्व करी हूँ, पर वहां जो लिखा हुआ है 0. पता नहीं अभी ये 25 लिखा है कि 75 लिखा है। 0.75. ठीक है, क्योंकि मैं भी ठीक कर लेती हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा था। 75 है। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन समझ आया? कोई डाउट? मैम क्लोरीन वाला बता दो। बच्चे हमने कहा क्लोरीन आयन CCP लैटिस में है, तो CCP लैटिस में रेडियस का फॉर्मूला होता था a/2√2। तो वहां एज लेंथ तो हमें क्वेश्चन में पता ही है, तो हमने Cl की रेडियस निकाल ली, वो फिर आज जो NaCl का फॉर्मूला बनाया उसमें पुट कर दे। ओके मैम। कि तभी बोलो जी। मैम जो हमने पीछे रेशियो वाला किया था, जैसे हमें पता है इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, रेशियो से अगर हम एक जैसे Cl की वैल्यू निकाल लें, उसको हमने जो फॉर्मूला बिल्कुल। बनाया उसमें डाल दें,
उसमें पुट कर दे। यस, अभी आप में से किसी बच्चे ने ये बोला था तो मैंने उसे बोला बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, वो भी बिल्कुल ठीक है कि आप वहां से रेशियो निकाल लो, क्योंकि जब हम कह रहे हैं अज्यूम एन आयन एंड कांटेक्ट मतलब कि वो आइडियल रेशियो है, मतलब 0.414 इक्वेट कर सकते हो, तो वहां से कर लो। दोनों तरीके ठीक है बिल्कुल। चलो जी एक और क्वेश्चन। इन ए बी सॉलिड रेडियस ऑफ कैटायन 100 पिकोमीटर और रेडियस ऑफ एनायन 200 पिकोमीटर है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ ए बी? इसकी कैलकुलेशन भी आसान है तो तुम पे छोड़ती हूँ, तुम इसकी कैलकुलेशन भी कर दोगे फटाफट से। मैम 1.728 into 10 raised to power 9 picometer। नहीं 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 नहीं, इतना खतरनाक आंसर तो कभी किसी ने नहीं बनाया। गौरीश दोबारा चेक करो। मैम 216 into 10 raised to मैम power आंसर मीटर क्यूब में देना है मैम। पिकोमीटर क्यूब में। हाँ ये तो नहीं किया कि गौरीश तुमने आंसर किसी और 216 पिकोमीटर उसके क्यूब बाद में। 6 zeros मैम। 10 raised to power 6 यस मैम 216 into 10 raised to चलो power ठीक 6। है, देखो भाई आ रहा है ये आंसर 216 into 10 power 6। यस मैम। यस मैम। अच्छा मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, आपको किसने कहा ये NaCl स्ट्रक्चर है? ए बी सॉलिड। पहले रेडियस एबी सॉलिड लिखा है। एबी सॉलिड रेडियस लिखा है। रेशियो लेके लिखा है AB सॉलिड तो सीजियम क्लोराइड भी होगा, AB सॉलिड तो ZnS भी होगा। रेडियस रेशियो तो वो आ रही है ना 0.5। यस, मैं ये बता रही हूँ बार बार, मैं आपको ये तो बता ही रही हूँ कि 5 ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब 5 स्ट्रक्चर में ये ए वाले फॉर्मूले अलग अलग बनने हैं, एच लेंथ और मतलब कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का। आज तो कोई चक्कर ही नहीं था, आज तो सब बच्चों ने सोचा मैडम ने एक ही तो फॉर्मूला कराया, उसी पे क्वेश्चन चिप दिया। यही क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में डालते हैं और वो क्या करते हैं वैल्यू चेंज कर देते हैं, और तुम सोचते हो तो मैडम ने क्लास में करा था। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या है? इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ये है कि सबसे पहले तुम चेक करो कि किस रेंज में है। हालांकि कैलकुलेशन पार्ट आसान था, 100/200 इज 0.5, यानी ये किस रेंज में लाई कर रही है? इट इज लाइंग बिटवीन, यानी यस तुम ठीक सोच रहे हो कि ये NaCl स्ट्रक्चर हो सकता है, पर अपने आप के लिए पहले चेक करें। जब क्वेश्चन में मैंने दिया ही नहीं है और रेडियस दे दिया तो तुम्हारी ड्यूटी है ना कि तुम चेक करें। हाँ वो बात ठीक थी, तुम सबका आंसर ठीक है, बट अप्रोच गलत है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर तुमने पहले चेक नहीं करा, क्योंकि तुम सबको पता है कि फिर फाइनली तो फॉर्मूला में यही बनना है कि इट इज A/2 is radius of A positive प्लस रेडियस ऑफ B नेगेटिव, इससे A 600 आ जाएगा और पिकोमीटर में, और वॉल्यूम जो है वो A क्यूब हो जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा मैम बोलो मेरा बोलो। ना चला गया था मैम, तो मैम प्लीज आप बता सकते हो जैसे रेडियस रेशियो निकाली हम वहां तक तो मेरे को पता चल गया मैम, उसके बाद नहीं पता चला। उसके बाद अब पता नहीं ना तुम्हारा कनेक्शन कहाँ से गया था। तुम्हें ये NaCl की ये वाला फॉर्मूला देखा था तुमने क्लास में, A/2 वाला? हाँ जी मैम। हाँ बस फिर तो ठीक है, क्योंकि वो 0.5 है तो मतलब ये NaCl स्ट्रक्चर का रेडियस रेशियो बैठ रही है, यानी NaCl स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तुम्हें कैटायन की रेडियस भी पता है, एनायन की भी पता है, और फॉर्मूला में डाल के तुमने एच लेंथ निकाल ली, और एच लेंथ के बाद तुमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर होएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में यहाँ एक छोटी क्यूब से ही काम चल जाएगा, तो ये क्यूब हम बना लेंगे, बट मुझे जो समझ आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, मैं ना वर्बली बता देती हूँ एक दो बातें, ठीक है जी, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म ही है समझो। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, क्लोराइड आयंस का यहाँ पे होएगा, क्लोराइड आयंस का यहाँ पे होएगा सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट।
क्लोराइड आयन का यहाँ पे सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है और सीजियम आयन ना क्यूबिक वॉइड में। अब बच्चे कहते हैं क्यूबिक वॉइड क्या होते हैं, तो बेटा एक नया वॉइड जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना था, जो सिंपल क्यूबिक में बनेगा। देखो क्लोराइड आयन का सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, मतलब वो कॉर्नर्स पे होंगे, और सीजियम आयन उसके बॉडी सेंटर पे होगा, और यहाँ बॉडी सेंटर वाले को बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। अब कोई बच्चा डाउटफुल होगा, मैम अभी अभी तो कह रहे थे बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब वो एफसीसी लैटिस होता है, क्योंकि जब जो बॉडी सेंटर पे वॉइड बन रहा है वो 6 स्फीयर से टच है, और जो 6 स्फीयर से टच है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पर यहाँ जो सोचो बीच में वॉइड बनेगा वो 8 स्फीयर से टच होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक वॉइड। ये लार्जेस्ट वॉइड है, क्यूबिक वॉइड है। मैं इनका पूरा डिफरेंस कराऊंगी कि क्यूबिक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कल हम स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ठीक है जी, अभी टाइम खत्म है, मेरी भी क्लास है, आपकी भी क्लास है, अभी मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ बेटा जी, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आरपीएस 5 जरूर कराना, वी विल डिस्कस। ठीक है, अभी स्टॉप शेयर कर दूं? मैम बोलो जी, बोलो बोलो आपने बोलो बोलो। आपने जो भी क्वेश्चन कराया था मैम, प्लीज उससे पहले वाले क्वेश्चन स्लाइड भी दिखा दो। लो जी, उससे पहले वाली ये है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो जी, हम कल कंटिन्यू करेंगे, और अभी मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम गुड आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, आओ जी। देखें फिर, देखो भाई लास्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल तो हमने कर लिया था, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
फ्लक्स क्या होता है भैया? व्हाट इज फ्लक्स? किसको बोलते हैं फ्लक्स? हाँ जी, फ्लक्स जो है वो एक किस्म के ना फ्लो को बोलते हैं बेसिकली, वैसे है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, बेसिकली उस तरह से आप कह सकते हैं। तो इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया। In reality, electric field doesn't flow, but this concept is taken from flow of fluids. Mathematically, it can be defined as, देखो पहली बात तो ना ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, इसको पता है कहां से लिया गया है? ये फ्लूइड के फ्लो से लिया गया है एक्चुअली। हमने ना वहां पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होती है। क्या होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन? A1B equal to A2 V2। नहीं, ये तो आप उसका रिजल्ट बता रहे हो। मतलब इक्वेशन, मतलब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मतलब क्या, वो हमें क्या बताती है? सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मास पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होना चाहिए ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए पर थोड़ी होएगा। मेरी बात सुनो, मतलब अगर आप देखें तो नटशेल में वो ये बताती है कि जब कोई आइडियल फ्लूइड किसी पाइप के थ्रू स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो वहां पे जो फ्लो रेट है वो बेसिकली हमारा